गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हम लोगों का रिप्रोडक्शन जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 जो है वो फिनिश हो गया है। चैप्टर नंबर 8 कह रहे, चैप्टर नंबर 3 जो है वो फिनिश हो गया है। आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट करेंगे, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ है क्या, क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व है। ये काफ़ी छोटा सा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ पढ़ना है नहीं। हाँ, कुछ नाम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि कुछ बर्थ कंट्रोल मेथड्स है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स के नाम हैं, उनके बारे में हमको स्टडी करना है। साथ ही साथ कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस है, उनको भी हमें देखना है। तो ये चैप्टर का नाम रिप्रोडक्टिव हेल्थ रखा गया। क्यों रखा गया? क्योंकि रिप्रोडक्टिवली भी इंडिविजुअल हेल्दी होना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल अगर रिप्रोडक्टिवली हेल्दी नहीं होगा, जाहिर सी बात है वो अपना रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, तो अपने ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस नहीं करेगा। एंड उसका हम कह सकते हैं एक तरीके से फैमिली ट्री जो है वो छोटा होता चला जाएगा, एंड वो आगे अपने जनरेशन्स को नहीं बढ़ा पाएगा। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा। एंड ड्यूरिंग 1950s टू 1990s अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि उस समय क्या था, लोग बहुत इलिटरेट थे। एंड इन सब टॉपिक्स पे बात करना बहुत ही ज़्यादा, एक तरीके से हम कह सकते थे कि इन टॉपिक्स को बोलना कि हाँ ये चीज़ ऐसे हो सकता है, वो चीज़, बहुत कंजर्वेटिव माइंड के लोग थे, तो बहुत दिक्कतें आ रही थी। लेकिन रिप्रोडक्टिवली, या हम कह सकते हैं एक फैमिली प्लानिंग था जिसको बताना बहुत ज़रूरी था कि कैसे फैमिली को प्लान कर सकते हैं हम लोग, कैसे जो है अनवांटेड प्रेगनेंसीज को रोक सकते हैं हम लोग। तो ये सारी चीज़ों को करना बहुत इम्पोर्टेंट था। लेकिन हाँ, उस समय दिक्कतें भी बहुत ज़्यादा आई। दिक्कतें इस सेंस में ज़्यादा आई क्योंकि लोग जो थे वो काफ़ी कंजर्वेटिव माइंड के थे। ठीक है, तो चैप्टर का हमारा नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो हम टॉपिक देंगे हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अगर हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात कर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें होंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पे कि फैमिली प्लानिंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। क्योंकि अगर हम लोग फैमिली को प्लान नहीं करेंगे तो क्या होगा कि जो रिप्रोडक्टिवली हेल्थ है, या फिर हेल्थ जो है रिप्रोडक्शन को लेके, वो अफेक्टेड काफ़ी ज़्यादा रहेगा। मान लो लगातार प्रेगनेंसीज हुए जा रहे हैं तो कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। बहुत सारे इन्फेक्शंस का डर डर रहता है बार बार लगातार प्रेगनेंसी से। सर्वाइकल कैंसर होने का डर रहता है। तो इस चीज़ों को हम रोक सकते हैं। एंड जाहिर सी बात है, एक पॉपुलेशन जो ब्लास्ट है उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं फैमिली प्लानिंग करके। तो फैमिली प्लानिंग सबसे पहले हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास टर्मिनोलॉजी है फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग की हम बात कर रहे हैं भाई। हम कह सकते हैं रेफर्स टू practices that help individual to attain certain objectives. Certain objectives. जैसे कि ऑब्जेक्टिव में है क्या क्या चीजें भाई, टू अवॉइड अनवांटेड बर्थ्स, अनवांटेड बर्थ्स। नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि अनवांटेड को तो अवॉइड करें, लेकिन वांटेड को हम कह सकते हैं टू ब्रिंग अबाउट
bring about wanted birth wanted birth अब देखो, एक रेगुलेट कर सकते हैं हम प्रेगनेंसीज के बीच के इंटरवल को कि भाई 2 साल रहेगा। एक्चुअली आइडियली माना जाता है कि मिनिमम 3 साल का जो है वो गैप होना चाहिए, क्योंकि मदर का भी बॉडी एक तरीके से फिर से रीडेवलप कर जाता है। टू रेगुलेट द interval between pregnancies, and lastly is to determine the number of children in a family, ठीक है, लिखिए तो। हो गया? एक मिनट और। सर सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट है टू ब्रिंग अबाउट वांटेड प्रेगनेंसीज, वांटेड बर्थ हम कह सकते हैं। जो हमको चाहिए वो हम लेके आ रहे हैं भाई, जिस समय चाहिए उस समय कर पा रहे हैं, जिस समय नहीं चाहिए उस समय अवॉइड कर पा रहे हैं हम लोग।
हो गया सर। हो गया? देखिए, हम कह रहे हैं सबसे पहले हम कह सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में ना इंडिया पहली कंट्री थी जिन्होंने 1951 में ये फैमिली प्लानिंग का कॉन्सेप्ट लेके आया था, क्योंकि इंडिया जान रहा था कि भाई यहाँ पे इलिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे लोगों को ये चीज़ से सचेत करना, क्योंकि आने वाले और रिजल्टेंट हुआ ही। सोचो कि फैमिली प्लानिंग 1951 में आ गया था, तभी भी हम लोग वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन है, ठीक है, और ग्रो कर ही रहे कंटिन्यूअसली। तो आप समझो कि इतने के बावजूद ये हाल है, अगर नहीं आया रहता तो क्या होता, ठीक है। तो 1951 में सबसे पहला फैमिली प्लानिंग आया था, एंड उसमें हम कह सकते हैं कि उसमें एक तरीके से एक प्रोग्राम को हम लोग ने रन किया 1977 में, फिर रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम उसमें शामिल किया गया, एंड बहुत सारे स्लोगन्स बनाए गए, ठीक है। जैसे 1970 में एक स्लोगन था, 2 या 3 बस, ठीक है। 2 या 3 बस कहने का मतलब कि भाई 2 या मैक्सिमम 3 बच्चों को प्रोड्यूस करिए। और 1980 में क्या आया कि 2 विल डू, दो जो है वही काम करेंगे, सन या डॉटर, सेकेंड आफ्टर 3 इयर्स। मतलब ये सारे स्लोगन बनाए गए, क्योंकि देखो लोग उतना लिटरेट तो नहीं थे, तो क्या किया जाता था कि गांव-गांव में ना प्रचार किया जाता, माइक पे लेके बोला जाता था, ठीक है। माइक पे लेके बोला जाता था, प्रचार किया जाता था। तो इस चीज़ों को, क्योंकि लोग तो इतना सक्षम नहीं थे कि पढ़ लेंगे, तो बैनर भी हिंदी में बहुत जगह लगाया जाता था, पोस्टर्स बनाए जाते थे, साथ ही साथ उसको माइक पे भी अनाउंस किया जाता था। ये सारी चीज़ों को किया जा रहा था ताकि लोग जो है थोड़ा सजग हो, लोग जो है थोड़ा जाने कि एक्चुअली क्या होता है, क्या सब चीज़ें होती हैं। तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट था। तो हम कह सकते हैं कि भाई इंडिया जो है वो फर्स्ट कंट्री था। इंडिया इज फर्स्ट country in world to initiate family planning. Initiate family planning in 1951. In 1951. In 1977, it changed to it changed into family welfare program. Family welfare program to improve the quality of life, to improve the quality of life, quality of life of people, of people, to improve the quality of life of people. Reproduction
and child health care programs. इसको आरसीएच प्रोग्राम भी कहते हैं। आज के डेट में हम लोग आरसीएच प्रोग्राम कहते हैं, प्रोग्राम्स। बहुत सारे स्मॉल फैमिली नॉर्म्स अडॉप्ट किए, स्मॉल फैमिली नॉर्म्स, एंड हम कह सकते हैं बहुत सारे स्लोगन्स बनाए गए थे। जैसे मैंने बताया भी कि 1970 में स्लोगन जो था वॉज 2 या 3 बस, क्योंकि कुछ ऐसा सेंटेंस चूज किया जाता था जो थोड़ा सुनने में एक तरीके से बहुत इम्पैक्टफुल लगे, क्योंकि लोग सिर्फ सुन के ही काम कर रहे थे वहाँ पे। मतलब उतने लिटरेसी लेवल तो जाहिर सी बात है नहीं था उतना, अभी भी बहुत हद तक तो नहीं ही है इंडिया में। सन्स और डॉटर टू विल डू, सन और डॉटर, सन और डॉटर सेकंड आफ्टर 3 years। ये आज भी रिकमेंडेड है कि दूसरा जो बच्चा है वो 3 साल के गैप पे होना चाहिए। तो कुछ स्लोगन्स बनाए गए थे। अब जो है, अब हमें पढ़ना है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में। क्या क्या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, क्या क्या चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों को पढ़ना है। फिर हम लोग कह सकते हैं हमको कुछ प्रोग्राम्स पढ़ने हैं जिसको हम लोग इनफर्टिलिटी प्रोग्राम कहते हैं, इसके बारे में हमें पढ़ना है। हो गया? सर स्मॉल फैमिली नॉर्म एक दो बताइए। स्मॉल फैमिली नॉर्म कहते हैं कि एक जो प्रथा है उसको अडॉप्ट किया गया कि भाई छोटा फैमिली ही सुखी फैमिली है। क्योंकि देखो, जितना बड़ा फैमिली होगा उतना लोग खाने वाला होगा, जाहिर सी बात है जितना लोग खाने वाला होगा उतना कमाने वाला तो होगा नहीं, तो जो लिविंग स्टैंडर्ड होगा वो ऑब्वियसली क्या होगा, लो होगा। जैसे तुम नॉर्मली भी देखो कि जो नीचे तबके के लोग होते हैं उनके बच्चे नंबर में काफ़ी ज़्यादा होते हैं, 6 7 8 ऐसे बच्चे। तो जाहिर सी बात है सबको फीड करना है, तो एक आदमी कमा रहा है तो जब सब में डिवाइड हो जाएगा रिसोर्सेज तो ऑब्वियसली एक को क्या है, कम ही मिलेगा। लेकिन अगर एक बच्चा है, दो बच्चा है, तो जाहिर सी बात है ध्यान भी उस पर ज़्यादा रहेगा एंड रिसोर्सेज भी है वो अच्छे से उसको मिलेगा।
गया। चलिए नेक्स्ट सर जो है, ये जो लास्ट पॉइंट था सेकंड आफ्टर 3 इयर्स, ये 1980 में ही बोला गया था हाँ स्लोगन। हाँ, देखिए अब हमको पढ़ना है कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस के बारे में, या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हम लोग पूछ सकते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। अगर मैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की बात करूं तो इसका मतलब क्या होता है, वैसे मेथड्स जो कि प्रेगनेंसी को रोकते हैं, प्रेगनेंसी अनवांटेड बर्थ को रोकते हैं, उन्हीं को हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कहते हैं। कह सकते हैं मेथड which prevent unwanted birth or pregnancies, unwanted birth or pregnancies are called contraceptive methods. Contraceptive methods are called contraceptive methods. अब दो तरह का कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है कि एक तो है टेम्पोररी होता है, जब चाहे वापस हम लोग वांटेड प्रेगनेंसी कर सकते हैं। दूसरा जो होता है वो परमानेंट मेथड होता है, जिसको टर्मिनल मेथड भी कहते हैं। लेकिन अगर मैं एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की बात करूँ कि एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसा होना चाहिए, एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी, कैसा होना चाहिए एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। सबसे पहले ये सारी चीज़ें जो है ये काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं प्राइवेटली होता है, जिसके कारण हम कह सकते हैं सबसे पहला जो है ये यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। इसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया यूज़र फ्रेंडली। ईजली अवेलेबल होना चाहिए, ईजली अवेलेबल, ईजली अवेलेबल, इफेक्टिव होना चाहिए। दूसरा रिवर्सिबल होना चाहिए कि भाई जब चाहे उसको रिवर्स कर सकते हैं, रिवर्सिबल। तीसरा नो और लीस्ट साइड इफेक्ट होना चाहिए इसका, साइड इफेक्ट्स। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम कह सकते हैं इट शुड नॉट इंटरफेयर विद सेक्सुअल ड्राइव और सेक्सुअल एक्ट ऑफ द यूजर। एंड लास्टली ये हम कह सकते हैं कि एक तरीके से इट शुड मेंटेन द secrecy of the use। कह सकते हैं शुड नॉट इंटरफेयर
should not interfere with sexual drive of user. Sexual drive of user. सर लास्ट पॉइंट में शुड नॉट होगा कि शुड होगा? Should not interfere with sexual drive of the user. अब ये दो तरह का है, एक तो टेम्पोररी मेथड है या फिर स्पेसिंग मेथड कह सकते हैं कि भाई स्पेस दे रहे हैं कि एक प्रेगनेंसी से दूसरे प्रेगनेंसी के बीच हम स्पेस दे रहे हैं। दूसरा जो होता है वो एक टर्मिनल मेथड होता है। हो गया? यस सर, हो गया। अगर मैं इसके टाइप्स की बात करूँ तो टाइप्स तो इसका दो तरह का है। सबसे पहला जो टाइप है हम कह सकते हैं फर्स्ट इज टेम्पोररी और स्पेसिंग मेथड। स्पेसिंग मेथड, टेम्पोररी और स्पेसिंग मेथड। दूसरा जो है वो है टर्मिनल मेथड। टर्मिनल को ही हम लोग परमानेंट मेथड भी कह सकते हैं और परमानेंट मेथड तो पहला मेथड हो गया टेम्पोररी मेथड, जो कि मेन हमको वही पढ़ना है। परमानेंट में तो एक ही चीज हो गया कि कट करके निकाल दिया, सर्जिकल जो मेथड होता है जिसको ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी हम कहते हैं। अगर मैं टेम्पोररी मेथड्स की बात करूं तो टेम्पोररी मेथड्स ही हमको पढ़ना है मेनली। हम कह सकते हैं आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। फॉलोइंग टाइप्स। फॉलोइंग टाइप्स के क्या क्या चीजें हैं भाई? सबसे पहला हम लोग देखेंगे इसमें केमिकल मेथड। केमिकल मेथड सबसे पहला जो है वो है केमिकल मेथड, टेम्पोररी मेथड। अगर मैं केमिकल मेथड की बात करूं तो केमिकल मेथड में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्पर्मिसाइडल एजेंट्स की। स्पर्मिसाइडल कहने का मतलब क्या हो गया? स्पर्म का मतलब तो आप जान रहे हैं, साइडल करने का मतलब जैसे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड कहने का मतलब क्या? जो इंसेक्ट को मारे। तो जो स्पर्म को मारे उनको स्पर्मिसाइडल एजेंट कहते हैं।
मेनली वो काम कैसे करते हैं कि वो केमिकल्स ऑक्सीजन इनटेक ऑफ स्पर्म को डिक्रीज कर देते हैं, ऑक्सीजन लेने ही नहीं देते। इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, स्पर्म जो है वो मर जाता है। तो बहुत सारे एग्जांपल है इसमें, बहुत सारे ब्रांड नेम है, जैसे टुडे हो गया या निम 76 हो गया, ये सारे ब्रांड नेम है। एंड ये जो केमिकल्स है कुछ पर्टिकुलर कंपाउंड से मिलके बने होते हैं, जैसे जिंक सल्फेट होता है, पोटेशियम पर मैग्नेट हम कह सकते हैं, बोरिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है, साइट्रिक एसिड होता है। ये सारे चीज़ों का एक तरीके से मिक्सचर होता है एंड ये काम करता है एक स्पर्मिसाइडल एजेंट के रूप में। तो स्पर्मिसाइडल एजेंट कहने का मतलब क्या हो गया कि सीधे वो ले जाके क्या हो रहा है, स्पर्म को मार दे रहा है। स्पर्मिसाइडल एजेंट और सरफेस एक्टिव एजेंट, एक्टिव एजेंट which are agents are used are used which attach themselves which attach themselves to spermatozoa and inhibit oxygen O2 uptake and kill sperm kill sperm। यही चीज हो रहा है केमिकल मेथड में। जैसे कुछ एग्जांपल है वेजाइनल फोम्स या टैबलेट्स के रूप में, जैसे टुडे आपका हो गया। तो एक बार इसको फिर से समझा देंगे। हाँ बिल्कुल। देखो टाइप्स की हम बात कर रहे हैं तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड दो तरह का है। एक तो टेम्पोरेबल कि जब जब हमको बर्थ नहीं चाहिए तो हम ले रहे हैं या उसको यूज़ कर रहे हैं, एंड जब चाहिए तो हम लोग उसको अवॉइड करते हैं। दूसरा जो है वो है टर्मिनल या परमानेंट मेथड कि एक बार हो गया तो भाई रिवर्सिबल नहीं है। तो टेम्पोरी में पहला मेथड है केमिकल, इसमें हम लोग सिंपल क्या कर रहे हैं, स्पर्मिसाइडल मतलब स्पर्म को मार दे रहे हैं। कुछ ऐसे क्रीम्स यूज़ करते हैं फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में कि जब स्पर्म एंटर होता है तो वो उसको मार देता है, फैगोसाइटोज कर देता है या उसको डायरेक्टली किल कर देता है। तो उन केमिकल्स को स्पर्मिसाइडल एजेंट के रूप में हम लोग जानते हैं। जैसे कि हम लोग बात करें, जैसे हम बात कर सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में वेजाइनल फोम हो गया, वेजाइनल फोम
या टैबलेट्स। ब्रांड नेम इट इज टुडे। नेक्स्ट वन इज क्रीम और जेली। क्रीम और जेली। निम 76। डाईपास। डाईपास हम लोग इसको कहते हैं क्योंकि ये एक इंस्टीट्यूट का नाम है जिसने इसको बनाया है। इसको कहते हैं डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी अलाइड साइंस। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी फिजियोलॉजी अलाइड साइंस। अलाइड साइंस। ठीक है, इसको डाईपास कहते हैं। तो दो तीन चीज हो गया हम लोगों का। हम कह रहे हैं आप भाई कि एक तो ब्रांड नेम हमारा हो गया, टुडे की हम बात कर रहे हैं, निम 76 की बात कर रहे हैं। These medicines these medicines are composed of chemicals like zinc sulfate, potassium permanganate, boric acid, lactic acid, and citric acid. Citric acid. ये पहला हमारा मेथड हो गया जिसको हम कह रहे हैं केमिकल मेथड, जिसमें स्पर्मिसाइडल जेल्स की बात की जा रही है या क्रीम्स की बात की जा रही है। हो गया। तो ये हम लोगों का पहला मेथड था जो कि है केमिकल मेथड। दूसरा जो मेथड है वो बड़ा सिंपल मेथड है जिसको हम बैरियर मेथड कहते हैं। पर्पस क्या है कि स्पर्म और ओवम को फ्यूज ही नहीं करने देना है, मिलेगा ही नहीं तो फ्यूज नहीं करेगा, जाहिर सी बात है। फर्स्ट मेथड हमने केमिकल मेथड पढ़ा, सेकंड मेथड हमें पढ़ना है वो है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड, बैरियर मेथड।
यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, ओवम और स्पर्म को फिजिकली मिलने ही से रोक दे रहे हैं। ओवम एंड sperms are prevented from physically physically meeting physically meeting with the help of with the help of barriers with the help of barriers। बैरियर्स की बात कर रहे हैं तो मोस्ट कॉमनली मेल के लिए जो यूज़ किया जाता है बैरियर वो कॉन्डम्स हो गए, एंड फीमेल के लिए डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स या वॉल्ट्स आता है, उसको यूज़ किया जाता है। फॉर मेल condoms। Made up of thin rubber और लैटेक्स। कॉन्डम्स का यूज़ इस दिनों काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि उसका एक एडिशनल बेनिफिट भी है, इट ऑल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, फॉर एग्जांपल एड्स और साइफिलिस और गोनोरिया, तो इसीलिए इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। that are latex sheath that are used to cover the penis in the male just before coitus। क्वाइटस बोल सकते हैं, कॉपुलेशन बोल सकते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स बोल सकते हैं, so that the ejaculated semen would not enter into the female tract female reproductive tract female reproductive tract। This can prevent conception। कंसेप्शन कहने का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रासेप्शन हो गया, प्रेगनेंसी को रोकना। कंसेप्शन का मतलब होता है प्रेगनेंसी। तो कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है जैसे निरोध हो गया, रक्षक हो गया, शेयर हो गया जो हिंदुस्तान लैटेक्स लिमिटेड ने प्रोड्यूस किया है,
तो ये फॉर मेल हो गया। हो गया। चलो, नहीं, हम कह रहे ये तो मेल के लिए हो गया। कुछ ब्रांड नेम है हमारे पास, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपका निरोध हो गया, निरोध हो गया, शेयर, रक्षक, रक्षक, ये दोनों जो है ये फर्स्ट इंडियन कॉन्डम्स, इंडियन कॉन्डम्स मेड बाय मेड बाय हिंदुस्तान लैटेक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान लैटेक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान लैटेक्स फॉर फीमेल की हम बात कर रहे हैं। फॉर फीमेल, तो फीमेल की हम बात करें तो यहाँ पे डायफ्राम्स है, डायाफ्राम्स, डायफ्राम भी एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है, डायफ्राम। फिर सर्विक्स में जो यहाँ पे मान लो कि ये ऐसा सर्विक्स था, ठीक है, ऐसा यहाँ पे एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे इंसर्ट कर दिया जाता है, तो ये सर्विक्स ब्लॉक कर देता है, तो फैलोपियन ट्यूब तक स्पर्म ही नहीं पहुंचेगा। सर्वाइकल कैप्स, सर्वाइकल कैप्स and volts are also barriers made of rubber that are inserted inserted into the female
reproductive tract, reproductive tract to cover the cervix. मैंने सर्विक्स को ब्लॉक कर देना है तो ऊपर की तरफ जाएगा ही नहीं स्पर्म ड्यूरिंग क्वाइटस, ड्यूरिंग क्वाइटस, ड्यूरिंग क्वाइटस। ठीक है, हो गया। देखिए ये काम कैसे कर रहे हैं, दे प्रिवेंट conception, they prevent conception by blocking, by blocking the entry of sperm, the entry of, देखिए तो यहाँ तक हो गया। Blocking the entry of sperms, of sperms through the cervix, through the cervix, through the cervix। दे आर रीयूजेबल। सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि कॉन्डम्स की तरह ये रीयूजेबल, कॉन्डम्स नॉन रीयूजेबल रहते हैं, ये रीयूजेबल रहते हैं। इसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए जो भी बैरियर्स होते हैं, अगर इसके साथ हम लोग स्पर्मिसाइडल क्रीम्स वगैरह यूज़ करेंगे तो उस केस में जो इनका इफेक्टिवनेस है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। चाहे स्पर्मिसाइडल क्रीम्स हो गया, जेलीज हो गया, फोम्स हो गया, दीज आर यूज अलॉन्ग विद द बैरियर्स टू इंक्रीज देयर कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्टिवनेस। ठीक है, मतलब अगर नॉर्मली केस में क्या हो सकता है कि ये मिस भी करें, हो सकता है कि ये फेल भी हो जाए, तो स्पर्मिसाइडल जेल वगैरह रहेगा तो वो जो चांसेस है प्रेगनेंसी का वो ऑलमोस्ट नील हो जाएगा। Spermicidal creams, jellies, and foams are usually used along with these barriers,
along with these barriers to increase their contraceptive efficiency. Contraceptive efficiency. लिखे तो यहाँ तक। हो गया। अब देखो इसी में एक चीज पढ़ना है हम लोगों को, वो है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस के बारे में। ठीक है, इसी के बीच हम लोग तीसरा मेथड यूज कर सकते हैं जो टेम्पोररी मेथड के रूप में आता है। बैरियर हो गया, फिर थर्ड मेथड इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, यूटेराइन डिवाइसेस, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। अगर मैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस की बात करूं तो these devices are actually inserted by expert doctors or nurses. Are inserted by doctors or expert nurses in the uterus through vagina. Through vagina. अब ये जो इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस है इनको IUCD भी हम लोग कहते हैं, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। पहले ये सिल्वर का बनता था, चांदी का बनता था, क्लिप जैसा रहता था, लेकिन आज के डेट में ये नॉर्मली
कॉपर का ही बनता है, कॉपर का ही आईयूसीडी हम लोग यूज़ करते हैं, जो डिफरेंट वेराइटीज़ में आता है। नॉन मेडिकेटेड आता है, कॉपर रिलीजिंग आता है एंड हार्मोन रिलीजिंग आता है। तो ये कुछ नाम भी एनसीईआरटी में दिया गया है, जिसको एकदम अच्छे से याद रखना है, और उसका वे ऑफ एक्शन कि मैकेनिज्म उसका कैसा है, कौन कैसे काम करता है, ये हमको याद रखना है। यहाँ तक लिखे तो हो गया। देखिए, तो हम कह रहे हैं भाई कि कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि फर्स्ट आईयूसीडी जो था, या आईयूडी हम कह सकते हैं, आईयूसीडी, वो एक साइंटिस्ट थे ग्राफेनबर्ग, उन्हें नहीं बताया था। ग्राफेनबर्ग, ग्राफेनबर्ग, जो कि किस चीज से बना हुआ था, मेड अप ऑफ एजी, या सिल्वर हम बोल सकते हैं। लेकिन आज के डेट में हम कह सकते हैं नाउ सीयू मेड IUCD are used. हो गया। देखिए, अब आयुडीज की हम बात कर रहे हैं, तो भाई ये तीन तरीके से आता है। कौन कौन वो तरीका है, हम कह सकते हैं आयुडीज आर अवेलेबल
एज, तीन तरीके से आता है भाई। पहला आईयूडी जो है उसको नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज कहते हैं। एग्जाम्पल जो हो गया आपका लिप्स लूप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, लिप्स लूप कहते हैं। जनरली ये प्लास्टिक का या फिर स्टेनलेस स्टील का बना हुआ होता है एंड इसको बहुत सारे जगह पे यूज़ करते हैं हम लोग। मेन मैकेनिज्म इसका ये है कि ये यूट्रस के अंदर जो फैगोसाइटोसिस की कैपेसिटी होती है कि स्पर्म आएगा, स्पर्म एक दूसरा सेल है, यूट्रस के जो सेल होंगे उसको खा जाएंगे, ये चीज़ को इंक्रीज करता है। तो नॉन मेडिकेटेड क्या कर रहा है, जो यूट्रस की फैगोसाइटोसिस की कैपेबिलिटी है उसको क्या करता है, इंक्रीज करता है। मेड अप ऑफ प्लास्टिक और स्टेनलेस स्टील मेड अप ऑफ प्लास्टिक और स्टेनलेस स्टील। अगर मैं इसके मैकेनिज्म की बात करूं, मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म क्या है, इट प्रोमोट द phagocytic cells of uterus to phagocytose the sperms within the uterus. The sperms within the uterus. Within the uterus. इसी को इसका मैकेनिज्म कहते हैं। मतलब मेनली ये क्या कर रहा है, फैगोसाइटोसिस जो नेचर है यूट्रस का उसको इंक्रीज कर रहा है। तो आईयूडीज में पहला है नॉन मेडिकेटेड, दूसरा है हमारा कॉपर रिलीजिंग, तीसरा है हार्मोन रिलीजिंग। एंड आईयूडीज एक्चुअली क्योंकि ये नॉन सर्जिकल मेथड है एंड कभी भी इस क्लिप को निकाला जा सकता है, जब तक ये, तो अलग अलग टाइम पीरियड का आता है, 3 साल का, 5 साल का, 7 साल का, ऐसे करके आता है कि आप उसको इंसर्ट करे रहो, तब तक वो क्या होगा, प्रेगनेंसी जो है वो काफ़ी मिनिमल रहेगा। हाँ, इसका थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं साइड इफेक्ट है, क्योंकि एक क्लिप जैसा आपके एब्डोमिनल एक रीजन पे इंसर्टेड है, तो जाहिर सी बात है हल्का हल्का कभी एब्डोमिनल पेन होगा, बस, और कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज हो गया। दूसरा है भाई कॉपर रिलीजिंग, यहाँ तक लिख लियो। सेकंड हम कह सकते हैं कॉपर रिलीजिंग, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, आईयूडीज। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें तो कॉपर टी हो गया, एग्जाम्पल की बात करें तो कॉपर 7 हो गया, एग्जाम्पल की बात करें तो मल्टी लोड 375 हो गया।
375 हो गया। काम ये कैसे करता है, ये जो कॉपर आयंस है स्क्लिप से निकलते रहते हैं एंड स्पर्म की जो मोटिलिटी और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है उसको भी डिक्रीज करते रहते हैं। तो अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूँ इसमें, हम कह सकते हैं जो रिलीज्ड Cu आयंस है, कॉपर आयंस सप्रेस sperm motility sperm motility and the fertilizing capacity and the fertilizing capacity capacity of of sperms। तीसरा और आखिरी हमारा IUCD है क्या भाई, ये है हार्मोन रिलीजिंग। हार्मोन रिलीजिंग IUDs IUDs हार्मोन रिलीजिंग IUDs। हार्मोन रिलीजिंग IUD जैसे एग्जाम्पल प्रोजेस्टा सर्ट हो गया। एग्जाम्पल, इससे आपके क्वेश्चन बड़ा पूछता है, एग्जाम्पल याद रखिएगा, प्रोजेस्टा सर्ट, LNG20 LNG20 ये क्या करता है, ये फर्टिलाइजेशन को नहीं रोकता है, ये फर्टिलाइजेशन के बाद के इवेंट को रोक देता है। यूट्रस को क्या कर देता है, अनसूटेबल कर देता है कि उसमें इम्प्लांटेशन नहीं हो सकता है। मेक द यूट्रस अनसूटेबल for implantation and the cervix hostile and the cervix hostile hostile to the sperms। ये इसका काम है, ये मैकेनिज्म हो गया। इंडिया में ये मेथड काफी ज्यादा यूज किया जाता है। हो गया। तो हम लोगों ने बैरियर मेथड, हम लोगों ने इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस पढ़ लिया, और फिर हम लोगों ने केमिकल मेथड को भी देख लिया। एक और मेथड है जिसको हार्मोनल मेथड हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट जो है वो है, फिर हम कह सकते हैं चौथा जो है वो, पांचवा जो है वो हमारा नेचुरल मेथड है, और फिर लास्ट में टर्मिनल मेथड के बारे में पढ़ना है, फिर इनफर्टिलिटी है। ये चैप्टर आई थिंक 2 और लेक्चर्स लगेंगे, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते, किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है।
सर एक बार स्लाइड 5 लगा देंगे, लास्ट वाला पॉइंट नहीं लिखा था। हो गया सर।